हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के स्टॉक और कंपनी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का फ्रेमवर्क होगा असेट क्वालिटी चेक, और इस कंपनी का जो मैं एनालिसिस करूंगा वो जेन्युइन होगा और क्लियर होगा, अनबाइज्ड होगा। इस असेट फ्रेमवर्क को समझकर रिटेल इन्वेस्टर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। आप में से जो भी इसमें इस समय इन्वेस्टेड हैं, आई एम श्योर आपका जो की कंसर्न है, पहला इस स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल क्यों हो रहा है, दूसरा मेरा जो मनी इन्वेस्टेड है वो डे टू डे बेसिस पर लॉस में जा रहा है। इसको बेटर समझने के लिए, इस कंपनी और स्टॉक को बेटर समझने के लिए मेरा एक फ्रेमवर्क है जिसको आप और किसी कंपनी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला असेट क्वालिटी, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, थर्ड इज द कैश क्वालिटी। इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। पहला है इम्पेयरमेंट रिस्क। कोई भी असेट्स दो क्वालिटी के होते हैं, एक क्लियर क्लीन असेट होता है, दूसरा असेट के ऊपर रिस्क होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट रिस्क। सेकंड कंपोनेंट है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो डे टू डे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी को उसका कन्वर्सन कैश में नहीं हो रहा है। थर्ड है कैश फ्लो। कैश फ्लो की क्या पोजीशन है वो हम देखेंगे। पहला होता है इम्पेयरमेंट। असेट इम्पेयरमेंट वो असेट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऑडिटर्स उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं क्योंकि ये लीगल मैटर्स या किसी और रेगुलेटरी एक्शंस के तहत अभी क्वेश्चन में है। तो इस समय दो असेट्स ऐसे हैं। पहला है वुची मीडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट, जो इस कंपनी ने कुछ सालों पहले किया था। इसकी वैल्यू 168.9 करोड़ है। और दूसरा एक फॉरेन सब्सिडियरी है, वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशंस इंक्लूसिव, YMA। इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 126.5 करोड़ रुपीस है। इन दोनों को मिलाकर 295.5 करोड़ का टोटल असेट इस समय इंपेयरमेंट रिस्क में है। कल को यदि लीगल मैटर्स की वजह से ये असेट इंपेयरमेंट कंपनी के फेवर में नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, इतना अमाउंट बैलेंस शीट के असेट में से माइनस हो जाएगा। दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? कंपनी कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करके या तो उनको इक्विटी शेयर्स किसी फिक्स प्राइस पर देती है या उनको वारंट्स इशू करती है। या इक्विटी शेयर देगी या वारंट्स देगी। कुछ सालों पहले इस कंपनी ने 51.21 करोड़ शेयर इसके तहत स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसमें क्या हुआ था? उसमें से जो इक्विटी से रिलेटेड शेयर्स थे, वो पैसा इस कंपनी के पास आया जिसकी वैल्यू 420 से 450 करोड़ के आसपास है, और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर एंड क्लीन। इसी का जो सेकंड कंपोनेंट है, जो वारंट से रिलेटेड है, जब वारंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर उस कंपनी को पैसा जमा करते हैं या पैसा देते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है 400 से 450 करोड़, ये कंपोनेंट इस समय एक लीगल डिस्प्यूट में चल रहा है। मैं बोलूंगा ये अंडर ऑब्जर्वेशन है सेबी की तरफ से। तो इस कंपोनेंट को आप इस समय डिस्प्यूटेड कंपोनेंट मानकर ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आगे जाकर ये इस कंपनी में आ भी सकता है और इस कंपनी में से माइनस भी हो सकता है। इसका इन दोनों को मिलाकर टोटल इक्विटी जो होती है वो 867.78 करोड़ है। ये कंपनी ने अपने बुक्स में कंसीडर की हुई है। अभी कल को ये पैसा आ भी सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो ये दूसरा रिस्क हुआ जिसकी वजह से बिग इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसा लगाने से दूर हो रहे हैं या कतरा रहे हैं। थर्ड कंपोनेंट है ऑडिटर्स। इस कंपनी की बुक्स का या स्टेटमेंट्स का जब भी ऑडिट होता है, अभी जो रिसेंट ऑडिट्स हुए हैं, मैं रेफर कर रहा हूं FY 24-25 की एनुअल रिपोर्ट को। उसमें ऑडिटर्स का जो ओपिनियन है वो क्वालिफाइड आया है। दोस्तों, ये क्वालिफाइड ओपिनियन एक रिस्की ऑब्जर्वेशन होता है, और एक ये सीरियस स्टेप है किसी भी ऑडिटर की तरफ से, जब भी वो बोलते हैं कि इसके ऑडिट करने के बाद मुझे काफी सारे कंपोनेंट क्वालिफाइड लगते हैं। इस कंपनी का
ऑडिट क्लीन आना चाहिए। जब तक ये ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस को क्वालिफाइड करके लिखेंगे, ये रिस्क में बनी रहेगी ये कंपनी, और बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आने से दूर भागेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस तरह से ये रिस्क का जो एक्सपोजर है असेट्स में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड रिसीवेबल है। कंपनी ने जो भी बिजनेस कस्टमर्स के साथ किया है उसका अभी तक 3,926 करोड़ रुपीस पैसा पेंडिंग है। अभी तक ये पैसा कंपनी के पास आया नहीं है, लेकिन ये मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। यदि मैनेजमेंट अपना एक्शन लेना शुरू करता है और सीरियस हो जाता है तो ये पैसा आ सकता है। दूसरा कंपोनेंट है लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि 2152 करोड़ है। ये डेटा मैंने FY24-25 की रिपोर्ट से लिया है, एनुअल रिपोर्ट से। इसमें भी रिस्क है, लेकिन ये भी रिकवर हो सकता है। तो मेरा मानना है ये जो दो कंपोनेंट हैं ये रिकवर हो सकते हैं और बैलेंस शीट में आगे जाकर कैश की पोजीशन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। नाउ कम्स दी अदर टू कंपोनेंट। पहला है इन्वेस्टमेंट इन YMA, जो हमने पहले देखा था, इसकी वैल्यू 126 करोड़ है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन वूची मीडिया इज 169 करोड़। ये इस समय इम्पेयर्ड असेट्स हैं। ये कल को माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, तो एक ये बड़ा रिस्क है। और इन्हीं से कनेक्टेड मैं बोलूंगा जो YMA है और इसी तरह से जितना भी फॉरेन सब्सिडियरीज हैं उनका टोटल गुडविल 300 करोड़ है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाता हूं, बट ये मान सकते हैं आप कि जितनी भी कंपनीज में फॉरेन फॉरेन कंपनीज में फॉरेन सब्सिडियरीज में इस ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर एक गुडविल अमाउंट है। इसको आप असेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जैसे फॉरेन सब्सिडियरी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते जाते हैं तो ये अमाउंट बना रहेगा या बढ़ भी जाएगा। यदि उसके अमाउंट फाइनेंशियल्स डिटीरियोरेट होते हैं आगे चलकर तो ये अमाउंट कम हो सकता है। तो ये भी एक रिस्की आइटम है, इसको भी मैंने इम्पेयरमेंट रिस्क में डाला है। और कंपनी का जो इस समय टोटल कैश पोजीशन है 1153 करोड़ है। ये ऑडिटेड है दोस्तों। इसको ऑडिटर ने ऑडिट किया है। FY24 की एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली बोला है ये कोई रिस्क नहीं है। इतना कैश बैलेंस इस कंपनी के पास है। तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। इसमें जो कंपोनेंट है जो हैंडल किए जा सकते हैं वो ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट है, लोन एंड एडवांसेस अमाउंट है। जो रिस्क कैटेगरी में आता है वो ये दो मैं बोलूंगा प्राइमरीली, ये दो अमाउंट्स हैं जो कि बैलेंस शीट में से असेट में से कभी भी माइनस हो सकते हैं। आगे मैं बोलूंगा ये जो स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का, इस स्टॉक का पोजीशन ये ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये हाईली डिपेंड करता है करंट मैनेजमेंट के सीरियस पॉजिटिव एक्शंस के ऊपर। इसलिए मैं दोस्तों सजेस्ट करूंगा यदि आपको डिटेल्ड अकाउंटिंग और बैलेंस शीट और बाकी जो लीगल मैटर्स हैं उनका डेली अपडेट्स नहीं रहता है या अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आप बिना देखे इसको एवरेज मत करिए। ये मेरा सजेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू दैट, लेकिन आपको ये अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर समराइज किए हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को आगे जाकर हेल्प कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम बेसिस पर जब भी अपडेट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें आपको रिपोर्ट्स में डिटेल में जाना है। जो भी ऑडिटर्स पब्लिश करते हैं या उस क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल रिपोर्ट जब भी पब्लिश होती है, असेट इम्पेयरमेंट की क्या पोजीशन है। यदि ये असेट इम्पेयरमेंट का क्लीन चिट सेबी की तरफ से आता है तो दोस्तों बिलीव मी ये एक स्टॉक के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और हम इस तरह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको मिस कर जाते हैं। आपको ये मॉनिटर करना है, एवरेज करने के बजाय आप इसको ध्यान दीजिए। ये इस स्टॉक के लिए टर्न अराउंड हो सकता है। दूसरा जो ट्रेड रिसीवेबल है ये कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कैश में, इसको भी आपको देखना है। ये ट्रिगर पॉइंट रहेगा इस स्टॉक की प्राइस को अप अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ले जाने के लिए।
लोन एंड एडवांसेस की क्या पोजीशन है, ये टाइम टू टाइम अपडेट्स जब भी आते हैं आपको इसको देखना है, ये रिकवर हुए हैं नहीं, इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है इस स्टॉक की प्राइस को अप ट्रेंड देने के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपको देखना है कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी पी एंड एल स्टेटमेंट से निकल कर आता है, केवल वो सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली बैलेंस शीट के में नहीं जाता है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके सेम वैल्यू नहीं रखता है, उसके ऊपर भी काफी सारे वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से कैश कम हो जाता है। तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जाकर देखना है कि टाइम टू टाइम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इंप्रूव हो रहा है नहीं, इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल वारंट्स जो मैंने पहले बताए, उस कंपोनेंट का कब कैसे क्लीन चिट मिल रहा है सेबी की तरफ से, इसको आप मॉनिटर करिए। ये भी इस स्टॉक की प्राइस को अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ले जा सकता है। एंड फाइनली जैसे मैंने बोला, ऑडिटर्स के जो ओपिनियन है उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसमें कहीं भी क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लीन ओपिनियन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, यदि आप इन कंपोनेंट की तरफ टाइम टू टाइम रेगुलरली मॉनिटर और ट्रैकिंग करते रहेंगे, तो आप इस स्टॉक का अपवर्ड ट्रेंड पकड़ सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो और कंटेंट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।